नमस्कार, मैं हितेश संगले, मलखाम का राष्ट्रीय खिलाड़ी। अभी आप सभी का मलखाम कट्टा में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप जानते हो, महाराष्ट्र के हर एक जिले में मलखाम पहुंच चुका है, पर कई जिलों में टेक्निकली मलखाम नहीं पहुंच चुका है। अपने युवा प्रशिक्षक जो आज अपने साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ आज 3 अतिथि जुड़े हुए हैं, वो अपने अपने जिलों में मलखाम का टेक्निकली प्रशिक्षण का काम कर रहे हैं। तो आज हम जो अपने पहले अतिथि है, अमरावती से है श्री अनिल नागपुरे सर। वो महाराष्ट्र हौशी मलखाम संगठन के कार्यकारी सदस्य है, विदर्भ मलखाम संगठन के उपाध्यक्ष है और गुरु श्री विलास दलाल सर और संजय पांडे सर, इनके मार्गदर्शन में उन्होंने मलखाम सीखना शुरू किया। तो मैं अनिल सर का मलखाम कट्टा में स्वागत करता हूँ। अनिल सर नमस्ते हितेश जी। आज आपने हमें आमंत्रित किया इस मलखाम कट्टा के ऊपर। श्री पालेश्वर व्यायामशाला ने जो चालू किया है वो बहुत ही सराहना करने की बात है। मेरा नाम श्री अनिल विष्णु नागपुरे है। मैं अमरावती जिला मलखाम से हूँ। मेरे जो गुरुजन है, प्रशिक्षक है, उनका नाम है श्री विलास दलाल और सुनील पांडे सर, और मैं श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल में प्रशिक्षक के तौर पे काम करता हूँ। उसी के साथ इंडो पब्लिक स्कूल अमरावती CBSE स्कूल है, वहाँ पे भी प्रशिक्षक का काम करता हूँ। धन्यवाद अनिल सर। अपने दूसरे अतिथि है श्री कुलदीप जट सर, नांदेड़ से है। गुरु राजू ताकवाले सर, इनके मार्गदर्शन में उन्होंने 92 में मलखाम सीखना शुरू किया और वो अपने जिलों में जो युवा पीढ़ी है, युवा खिलाड़ी है, उनको लेकर अपने जिलों में ग्रामीण विभागों में मलखाम का प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो कुलदीप सर का मलखाम कट्टा में स्वागत है। कुलदीप सर। मनोजयमा रसुल्ल वेगम जितेंद्रिय बुद्धिमत्ताम वरिष्ठम। सभी मलखाम प्रेमियों को प्यार भरा नमस्कार। इसी दौर से मलखाम कट्टा में आज मुझे आमंत्रित किया है और मैं नांदेड़ जिले से प्रशिक्षक का एवं नांदेड़ जिला व शहर मलखाम एसोसिएशन की ओर से सेक्रेटरी, और इसी तरीके से प्रसार और प्रचार मलखाम का मैं काम कर रहा हूँ। और इसी तरीके से शारदा भवन एजुकेशन सोसाइटी एवं सैनिक स्कूल बिलोली, इस तरीके से काफी तालुका प्लेस में प्रशिक्षकों का काम हो रहा है। और इसी तरीके से आप सभी का प्यार भरा नमस्कार। धन्यवाद सर। हमारे तीसरे अतिथि है कोल्हापुर से है विशाल पाटिल सर। उन्होंने 92 में श्री गुरुनाथ हिरेमठ सर और श्री विवेकानंद हिरेमठ सर, इनके मार्गदर्शन में राजाराम हाई स्कूल कोल्हापुर, यहाँ उन्होंने मलखाम प्रशिक्षण शुरू किया। उन्होंने मलखाम, जिम्नास्टिक, योगा ऐसे अन्य खेलों का प्रशिक्षण लिया है और वह अभी फिलहाल अर्जुन स्पोर्ट्स एकेडमी के मार्गदर्शन में मलखाम का प्रशिक्षण का कार्य कर रहे हैं। हमारे तीसरे अतिथि विशाल पाटिल सर। नमस्कार, मैं विशाल नारायण पाटिल जिला कोल्हापुर से प्रतिनिधित्व करता हूँ। कोल्हापुर शहर मलखाम संगठन और अर्जुन स्पोर्ट्स एकेडमी का स्थापन सदस्य हूँ। इनके ही माध्यम से मैं कोचिंग सेंटर चलाता हूँ और बहुत सारे स्टेट लेवल के बच्चे मलखाम, जिम्नास्टिक, एक्रोबेटिक्स और डाइविंग में निर्माण किए हैं। मैं पालेश्वर व्यायामशाला और उनकी तरफ से चला हुआ मलखाम कट्टा में मुझे शामिल किया, इसलिए मैं पालेश्वर व्यायामशाला का धन्यवाद करता हूँ। इस आपके माध्यम से बहुत सारे बच्चों को मलखाम का नया नॉलेज प्राप्त होगा और उनको उन्नति में अच्छी तरह से सीखने का, समझने का उनको मौका मिलेगा। मैं पालेश्वर व्यायामशाला का
फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर। हमारे यहाँ जो अतिथि आए हुए हैं सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है कि ग्रामीण विभाग में जो मलखम्ब का टेक्निकली मलखम्ब का जो प्रशिक्षण है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और जो हमारे तीनों अतिथि है उन्होंने अथक परिश्रम के साथ अपने अपने जिलों में मलखम्ब का कार्य कर रहे हैं। तो मैं अपना जो सवाल है, पहला सवाल मेरा अनिल सर के लिए है कि मलखम्ब प्रशिक्षण, आपने जब मलखम्ब प्रशिक्षण लिया तभी जो आपने स्ट्रगल किया, मतलब हमारे जमाने में हमें मलखम्ब सीखने के लिए ट्रैवल करके मलखम्ब सीखना पड़ता था। ओके, अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम बच्चों के पास जाके उनको मलखम्ब सिखा रहे हैं। तो मेरा प्रश्न ऐसा है कि आपको मलखम्ब सिखाते समय आपका जो स्ट्रगल है वो दिखाई देता है क्या? आप क्या महसूस करते हैं? अच्छा सवाल है सर। स्ट्रगल तो याद आता ही है सर सभी को, हर एक को अपना अपना स्ट्रगल याद रहता है। किस तरह से उन्नति की तरफ हम जाते बढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि हमने पीछे क्या क्या किस तरह से हमने शुरुआत की थी, आज किस मुकाम पे हम पहुंच चुके हैं और आगे पहुंचने वाले हैं। मैंने मलखम्ब की जो शुरुआत की थी वो की थी 96 में। मेरे जो पहले प्रथम गुरु है श्री सुनील पांडे सर, हमारे घर के सामने एक मैदान था, वहाँ पे समर कैंप चालू हुआ था उस समय। अब हमें उस समय पता नहीं था समर कैंप क्या है, कैसा रहता है, किस तरह से होता है। हम खेल रहे थे सुबह, उन्होंने हमें बुलाया और हमें बताया कि आपको ये एक्टिविटी सीखना है क्या। हमने सोचा ये रस्सी है, एक उस समय लगा कि एक डंडा है, क्या करेंगे हम इसके ऊपर, गिर जाएंगे। और हम धीरे धीरे उन्होंने हमें बुलाया, हमें सिखाया। उस समय हम पैरों में दर्द हुआ, फिर हम भाग गए वहाँ से। फिर से उन्होंने घर से बुलाया, सिखाया। फिर जो उसमें जो इंटरेस्ट बढ़ा वो अब तक के इंटरेस्ट बढ़ते ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। उम्र बढ़ती है, साथ में हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है मलखम्ब की तरफ। लोग कहते हैं उम्र के साथ में बाकी हर चीज़ें कम हो जाती, पर मलखम्ब वाला का किसी का ऐसा नहीं होगा। मुझे लगता है उम्र के साथ में भी बढ़ते ही जाएंगे हर चीज़ों में, मेरा अनुभव। फिर वहाँ से हमें ग्राउंड पे से हमें सर ने सिखाया। फिर वहाँ से हम हमारे जो दूसरे जिन्होंने हमारे हनुमान एवं प्रसारक मंडल में लाया, हमारे श्री राजेश सातपुते सर, उन्होंने लाया। उसके बाद में जो हमारे प्रमुख कोच है प्राध्यापक बिलाल जलाल सर, उनका हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और वहाँ से हमारी पहली मलखम्ब की शुरुआत हुई। और स्ट्रगल तो चल रहा है, आज भी हमारे बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, उस माध्यम से भी हमारा स्ट्रगल है। जब हम खेलते थे उस समय हमारा खुद का स्ट्रगल रहता था, आज बच्चों के लिए स्ट्रगल करना पड़ता। धन्यवाद अनिल सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से आपका स्ट्रगल या आपने कैसे मलखम्ब सीखा, आपने कैसे मलखम्ब शुरुआत की, ये बताया। फिलहाल अभी हर जगह मलखम्ब का प्रशिक्षण केंद्र इंडोर होता है। ओके, ग्रामीण विभाग में वैसे इंडोर फैसिलिटी नहीं होती है, या इंडोर मलखम्ब नहीं होता है, या रोप मलखम्ब हम इंडोर नहीं कर सकते। तो मेरा वही लेके कुलदीप सर के लिए सवाल है कि सर आपके यहाँ मलखम्ब इंडोर सिखाया जाता है या आउटडोर सिखाया जाता है? आपके यहाँ मलखम्ब प्रशिक्षण केंद्र कैसे होता है? हमारे यहाँ नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में आउटडोर मलखम्ब खेला जाता है सर, क्योंकि उसका आपूर्ति है इसलिए। और काफ़ी स्ट्रगल भी करना पड़ता है आउटडोर में। सपोज छोटे कैंडिडेट्स रहते हैं और काफ़ी ऐसी दिक्कतें होती है सर कि आउटडोर में इंडोर की लोकेशन स्थिति अलग होती है और आउटडोर की अलग होती है। तो अभी तक के तो आउटडोर में ही किया जाता है सर। थैंक यू सर। मैं यही सवाल जो हमारे तीसरे अतिथि है विशाल सर, उनको पूछना चाहता हूँ कि सर आपके यहाँ मलखम्ब प्रैक्टिस कैसे होती है, इंडोर होती है या आउटडोर होती है? जी हाँ, मेरे यहाँ तो आप पीछे देख रहे होंगे कि मेरा इंडोर प्रैक्टिस है, लेकिन
जब ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन जब कैंप लेते हैं तो हम ग्रामीण भाग में लेते हैं। तभी हमें पता चलता है कि हमारे यहाँ तो कुश्ती की परंपरा की वजह से मलखम्ब सभी जगह पर है। पहले कुश्ती अखाड़े में रहता था, लेकिन अभी प्रात्यक्षिक रूप में बाहर है। तो मैं देखता हूँ उनके यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि मैट्स वहाँ पर अभी भी जितने अभी अत्याधुनिक साहित्य वहाँ पर मिलते नहीं। वहाँ पर वो भूसा डाल के नारियल का ऊपर वाला केशा डालते हैं। नाचनी में से जो ऊपर का निकलता है, टर्फल निकलता है नाचनी का, उससे मैट बनाते हैं और उस पर करते हैं। और उनको टेक्निकली नॉलेज भी नहीं रहता, लेकिन उनके यहाँ बहुत सारे एबिलिटी रहने के कारण भी उनको वो नहीं मिल रहा है। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया हमें कि आपके यहाँ कैसे प्रैक्टिस चलती है। ग्रामीण विभाग में यही है कि वहाँ खिलाड़ियों को मैट और अदर इक्विपमेंट नहीं मिलते, या कभी कभी तेल नहीं होता है, पाउडर नहीं होता है, वैसे ही हमें मलखम्ब करना पड़ता है। बट अभी जो युवा पीढ़ी है वो हर एक चीज लेके हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसको ही लेके मैं अनिल सर को अगला सवाल है कि जो अपना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हम जो बोलते हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जहाँ मलखम्ब का या अन्य खेलों का प्रशिक्षण लिया जाता है, तो आपके दृष्टिकोण से मलखम्ब का प्रशिक्षण केंद्र कैसे होना चाहिए? हर जिले में, हर राज्य में अलग अलग तरीके का प्रशिक्षण रहता है मलखम्ब की स्वरूप। अब हर संस्था क्या देती है, किस तरह से करती है, उसके ऊपर भी डिपेंड रहता है। जो हमारा ग्रामीण आप बोलते हैं जो थोड़ा सा आता है, अमरावती, यवतमाळ, बुलढाणा, वर्धा, इस जगह हर एक अलग अलग जगह अलग अलग प्रॉब्लम रहती है मलखम्ब के हिसाब से। अब बाकी खेलों को हम इसमें जोड़ते हैं। अभी जो चालू है स्पोर्ट्स के ऊपर, जो मोदी सरकार जो दे रही है सभी को, उससे बहुत ही डेवलपमेंट होते जा रहा है। अभी जो हमारा गेम आउटडोर था, अभी वो धीरे धीरे इंडोर में हो रहा है। लोगों के पास हॉल की उपलब्धि हो रही है, जो निधि मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से या कुछ हम जमा करते हैं, उसमें से हॉल निर्माण हो रहा है। ऐसा ही हमारा किस्सा है कि मैं एक जगह ग्रामीण भाग जो हमारे यहाँ से दूर है, थोड़े में पैमाने में दूर जाता था, पढ़ाने जाता हूँ बच्चों को अगर कभी, तो उस समय वहाँ पे जाता था। पोल मलखम्ब तो लेके नहीं जा सकते थे हम, इतना सारा बड़ा, क्योंकि कभी टू व्हीलर पे जाना पड़ता था, इतना खर्चा नहीं रहता था, कुछ उस समय पैसे भी नहीं मिलते थे। और पैसा हमें सभी को पता है कि किसी में से खर्चा करना पड़ता था। हम एक चलो मलखम्ब लेके हम रोप लेके जाते हैं साथ में। हम एक जगह लेके गए, हमको बुलाया कि सर आपको मलखम्ब पढ़ाना, चलो ठीक है। हमने देखा कि उस समय वहाँ पे कुछ नहीं साहित्य नहीं था। हमने फिर एक पेड़ देखा, पेड़ को हमने रोप लगाया, रस्सी लगाई, रोप मलखम्ब जो हम लेके, उसके ऊपर हमने बोला बच्चों को पढ़ाते हैं। अब चिकलदरा जैसा भाग है उस साइड में, बच्चों के पास में कॉस्ट्यूम का भी प्रॉब्लम रहता था, तो बच्चों को बोले घर के जो चीज़ें वो पहन के वो आए पहन के। मगर वहाँ पे क्या हुआ कि अब गद्दियाँ नहीं, अब इतना बड़ा जो पेड़ है, पेड़ से बच्चे करेंगे, मैं तो कर लूँगा, मैं बच्चों को पढ़ा लूँगा, गिरने नहीं दूंगा, ये मुझे पता था। मगर जो ग्रामीण भाग की जो रहती है टेंडेंसी, सिर्फ पेरेंट्स लोगों की, वहाँ के सरपंच बाकी चीज़ें क्या हो जाएंगे, कुछ होगा, तो बच्चों को बोला घर से आप जाओ, जो घर पे जो हम सोने की जो गद्दी रहती है वो लेके आ जाओ। बच्चे के उनको नहीं मिली। मैंने देखा एक बाजू के घर में बुजुर्ग इंसान बैठा था बाजू में, उनके घर में बहुत सारा रुई रखा हुआ है, कापूस, कॉटन कहते हैं। उस बोला मैंने दादाजी को कि दादाजी ये हमें मिल सकता है क्या? मैं बोला क्या काम है? मैंने हमारे बच्चों को मैं यहाँ पे पढ़ाने और मैं अमरावती से श्री हनुमान नारायण प्रसारक मंडल से आया हूँ और इन बच्चों को मैं मलखम्ब पढ़ाना चाहता हूँ और इनके लिए मुझे नीचे डालने के लिए, गिर जाएंगे बच्चे, चोट लग जाएंगे, उसके लिए मुझे ये चाहिए। तो बोले ये आप बिछाएंगे? बोले मेरा इतना मेहनत से जो तैयार किया है खराब हो जाएगा। तो मैंने बोला नहीं, खराब नहीं होगा, मैं उसकी व्यवस्था करता हूँ। मैंने कुछ घर से बच्चों से जो उनके माँ बहन जो उनकी जो पुरानी साड़ी वगैरह रहती है उसको बुलाया, बाजू में एक टेलर था, उससे हमने वो टेलर से वो साड़ी वगैरह सिलाया, जैसे हम गद्दियों को जो ऊपर से डालते हैं। उसमें फिर हमने उस दादाजी क्या रुई भरा,
और रुई भरा के उसकी गद्दी बनाई और उस गद्दी के ऊपर बच्चों को हमने वहाँ पे रोप मलखाम पढ़ाया। अब आपको बता नहीं सकता कि उस बच्चों की जो खुशी थी उस समय वो देखने लायक। और फिर बच्चों को वही गद्दी बड़ी हो गई, फिर बच्चे आ रहे वहाँ पे जंप कर रहे हैं, फ्रंट समरसॉल्ट भी मार रहे बच्चे वहाँ पे ग्रामीण भाग एक ही दिन में। इतना कुछ उनमें जो चेंज दिख रहा था कि कितना पोटेंशियल उनमें भरा हुआ है, हमारे शहरों से भी बच्चों से भी ज़्यादा, कि इनको डेवलपमेंट लाना चाहिए शहर में। पर कुछ बातें रहती है, नहीं आ पाते बच्चे वो। इस तरह स्ट्रगल से हमारा मलखाम बढ़ते जा रहा है। आज हमारे शहर में आ गया, आज हम इंडोर में हमें हर चीज़ें मिल जाती है सहूलियत। आज हमारे शहर में हर चीज़ें, हमारे व्यायामशाला में हनुमान श्री हनुमान प्रसारक मंजल में हर चीज़ें आज क्रैश मैट है, मलखाम है, बहुत सारे बच्चे भी बहुत से हमारे कंटिन्यू 200 से 250 बच्चे डेली प्रैक्टिस करते हैं हमारे ग्राउंड के ऊपर। प्रशिक्षक भी उतने ही रहते हैं। अब जो कोरोना काल के इससे हमारा थोड़ा सा बच्चे जो पीछे चले गए हैं, उस दृष्टिकोण से भी हमें बच्चों को भी लाना है वापस ग्राउंड पे। उसका भी हम प्लान कर रहे हैं कि बच्चों को वापस लाना है, किस तरह से लाना है तो किस तरह बढ़ाना है। तो ये सर बातें हैं। धन्यवाद अनिल सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है स्पोर्ट्स प्रशिक्षण केंद्र वो कैसे होना चाहिए, वहाँ कौन से फैसिलिटी होनी चाहिए, मैट, इक्विपमेंट हर जगह। और ग्रामीण विभाग में वो हमें दिखाई दे रहा है कि हर जगह ऐसे फैसिलिटी नहीं होती है। तो उसके लिए हमने बहुत सारी कोशिश की है। अभी हमें खेलो इंडिया के माध्यम से भी हर एक जिले में हमें इक्विपमेंट मिलने वाले हैं। ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए, हमारे सबके लिए। मेरा अगला सवाल कुलदीप सर के लिए है कि जो स्पर्धात्मक मलखाम है, जो स्पर्धात्मक मलखाम में हमारी कंपटीशन होती है मुंबई, थाना या सातारा ऐसे अन्य जिलों में स्पर्धा होती है। तो जो आपके यहाँ के बच्चे हैं उनको मलखाम स्पर्धा कहाँ खेलना पसंद है? जैसे हम जो मुंबई के जो बच्चे हैं उनको पसंद होता है या सातारा में कंपटीशन खेलना या कोल्हापुर में कंपटीशन खेलना, ताकि कंपटीशन खेलने के बाद हमें वहाँ का थोड़ा वातावरण या घूमने को मिल सके। ये थोड़ी हमारी एंजॉयमेंट होती है। तो हम लोग को रूरल ग्रामीण विभाग में खेलना पसंद होता है। तो आपके जो यहाँ बच्चे सीख रहे उनको मलखाम खेलना कहाँ पसंद है, मलखाम स्पर्धा खेलना कहाँ पसंद है? कुलदीप सर, मैं यही प्रश्न जो हमारे कोल्हापुर से सर है विशाल सर, उनको पूछना चाहता हूँ कि आपके यहाँ के जो बच्चे हैं उनको मलखाम कंपटीशन कहाँ खेलना पसंद है? हाँ, बच्चों को कंपटीशन खेलना क्या किधर भी चलेगा, किधर भी कंपटीशन रखो वो मन से ही खेलेंगे, लेकिन ज्यादा दूरी उनको तय करनी पड़ती है। उससे थकावट मिलती है। उसके हमारे मलखाम की कंपटीशन पहले 3 दिन चलती थी, अभी भी 3 दिन चल रही है। पहले चारों गट एक साथ खेलते जाते थे, अभी 2 अंडर 12 अंडर 14 की अलग होती है, अंडर 18 अबव 18 की अलग होती है। फिर भी खिलाड़ियों की संख्या बढ़ने से टाइम पीरियड वही रह गया, लेकिन डेज कंपटीशन अलग अलग हो गए, लेकिन टाइम पीरियड वही रहेगा। फिर भी बच्चों का रश जो है, थकावट है, वो नहीं जाती ज्यादा दूरी से। तो मेरे अनुसार कंपटीशन पास ही की जगह में होनी चाहिए। जैसे कि अभी नागपुर में हो, फिर भी रेलवे स्टेशन के पास ही होनी चाहिए। अगर वर्धा में हो तो जो डिस्टेंस रहता है एसटी का या रेल का, वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। थैंक यू सर, बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया कि क्योंकि हम जब खेलते थे तभी हमें समझ में आया कि ट्रैवलिंग करके, क्योंकि नजदीक स्टेशन के नजदीक भी हमारा ग्राउंड नहीं होता था, हमें दूर टेम्पो से ट्रैवल करना पड़ता था। बहुत सारी तकलीफें लेके हम एक एंजॉय भी होता था कि हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं। तो यही सवाल मेरा कुलदीप सर के लिए है कि आपके यहाँ के बच्चों को कहाँ खेलना पसंद है, मलखाम कंपटीशन कहाँ खेलना पसंद है? मलखाम प्रेमी और मलखाम स्पर्धा एवं मलखाम जहाँ कहाँ भी जो भी क्षेत्र में मलखाम स्पर्धा हो, तो वहाँ पे विद्यार्थी या फिर अपनी जो गणना है, विद्यार्थी गणना किधर भी खेलने के लिए
सक्षम है। और जहाँ पे जैसे मेट्रो सिटी है या फिर आउट मेट्रो सिटी के बाहर कुछ है, जैसे अभी सर ने बताया, कोल्हापुर सर ने बताया है कि विशाल सर पाटिल सर ने बताया है कि स्टेशन, रेलवे स्टेशन हो या बस स्टैंड हो, उसके करीबी तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर के अंदर में स्पर्धा होनी चाहिए। ये सुविधा, जैसे हम आउटलाइट के जो सपोज यहाँ से नागपुर जाना है या बॉम्बे जाना है या कोल्हापुर जाना है, तो 1 दिन का प्रवास होता है हमारा, तो बच्चे काफी उसमें थकावट में महसूस होते हैं। उस वजह से कि थैंक यू सर, थैंक यू कुलदीप सर। मेरा अगला सवाल है अनिल सर के लिए। आपको पता रहेगा कि अनिल सर रोप बनाते हैं, बहुत बढ़िया रोप बनाते हैं। उसके बारे में, रोप कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उसके लिए हमें एक बड़ा सेशन लेना पड़ेगा कि रोप कैसे बनाया जाता है, कि उसको कितना मेहनत है, वो सब। और लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि आपको रोप लगेगा तो आप अनिल सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो रोप मलखाम को लेके मैं अनिल सर को एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि ग्रामीण विभाग में रोप मलखाम सिखाते समय आपको क्या कठिनाई आती है, या ग्रामीण विभाग में लड़कियां रोप मलखाम सीखना पसंद करती है, या उसका आपका अनुभव क्या है? सही में सर, मुझे अच्छा लगेगा सभी महाराष्ट्र के या भारत के लोगों को अगर मलखाम बनाना सीखना होगा तो मैं बिल्कुल सिखाऊंगा। एक दिन सेशन रखेंगे हम बच्चों के लिए, कुछ हरकत नहीं है। मुझे यानी कितनी मेहनत होती है उसमें, जब एक जो रोप मल बनता है उसके ऊपर सब बच्चे जो खेलते हैं उन्हें पता नहीं उसके पीछे कितनी मेहनत होती है। कि हमें जो रहता है कि दिक्कत रहती है कि सिर्फ रोप बनाना और जो नॉट बनाना है वहाँ से टूटना नहीं चाहिए, बच्चा कोई गिरना नहीं चाहिए। उसकी जो क्षमता, हमें एक बच्चे की क्षमता का नहीं रहता है, हमें रहता है कि जब पिरामिड बनता है, जब 4 या 5 गर्ल्स उसके ऊपर चढ़ती है, तो उसका जो वेट रहता है वो पूरा संभालना चाहिए। उस हिसाब से हम रोप की डायग्राम, उसकी जो ताकत है पूरा देखते हैं, तो उसके बाद में रोप बनता है। और जो उसके पीछे के परिश्रम है, जो हाथों की जो भी बातें होती है, जब आपको सीखना रहेगा तो मैं बताऊंगा। अब रहेगा अब रोप मलखाम के बच्चों के जो ग्रामीण भाग में है, पढ़ाते समय क्या दिक्कतें आती है, बहुत सी दिक्कतें रहती है सर। जो अमरावती शहर में जब हम पढ़ाते हैं बच्चों को, हमारे HUPM में हनुमान पसंद है, यहाँ पर शहरी भाग है तो तुरंत इतनी परेशानी तो जाती नहीं है। और हम जब बाहर जाते हैं पढ़ाने के लिए बच्चों को, वहाँ पर बहुत सी दिक्कतें आती है। जैसे पहले ग्रामीण भाग में जो बच्चे आए तो पहले तो आती ही नहीं है, क्योंकि मेल टीचर रहने के बाद में फीमेल के बच्चों के छोटे से के सिखाते हैं सब, तो इस सबसे थोड़ा दिक्कत रहता है कि अगर लेडीज टीचर रहती है साथ में तो कोई दिक्कत आती नहीं। मगर कुछ ऐसी रहती है जहाँ पे उनको बच्चों को सपोर्ट देने के लिए हमें जाना ही पड़ता है। तो मोस्टली मेरे ज़्यादा तो मुझे परेशानी आई नहीं है, क्योंकि मैं हर जो बॉयज और के जो बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चे को जो पढ़ाना वहाँ से शुरुआत करता हूँ। फिर उनको देखते देखते फिर बड़े जो गर्ल्स रहती है वो भी आती है, पढ़ते हैं। उनका गाँव में वॉशरूम का प्रॉब्लम आता है, उनके पास नहीं रहते हैं, तो भी घर से जो भी रहते बच्चों के पास पहन के आते हैं, उनको उसके ऊपर हम पढ़ाते हैं बच्चों को। पेरेंट्स का रहता है थोड़ा सा कि लड़की है, कुछ लगना नहीं चाहिए, यानी आगे जाके फिर शादी के वगैरह जो दिक्कत है उस समय कुछ प्रॉब्लम हो गया तो वो भी दिक्कत रहती है। जो पैरों में जो जलन होती है उनसे हर बात दिखा जाता है। जो हमारे अंगूठे से जैसे जो गैप बढ़ जाती है बच्चों की, वहाँ पर भी बहुत सारा प्रॉब्लम आती है कि लड़की की जो गैप बढ़ जाती है, तो उस समय पेरेंट्स चिल्लाते हैं माता पिता की, सर इसके देख के उंगली में कितनी सारी। अब हम उनको बताते हैं कि कुछ लगाइए, आप उसको दवाखाने में लेके जाइए। कठिनाई तो है, मगर हम उसमें से हल निकालते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को हम स्टेट लेवल तक के हम पढ़ाने का कार्य चालू रहता है। इस हिसाब से उनका हल करना तो हमें जरूरी है, तो जब फर्दर बढ़ेंगे। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया, क्योंकि ये चीज तो होनी ही चाहिए, क्योंकि ये सब प्रशिक्षण का ही, प्रशिक्षक जो होता है उसको ये बहुत बड़ी कठिनाई होती है कि सामने वालों को कैसे हैंडल करना होता है, या गर्ल्स को हेल्प देते समय
कैसे उनको हेल्प करना है, उनको उनका मनोबल कैसे ऊंचा करना है, ये चीज तो अपने ऊपर ही होता है। और जो अपने तीनों अतिथि है वो उनकी जगह बहुत अच्छी तरीके से ये कार्य कर रहे हैं। तो मेरा अभी अगला एक प्रश्न है, क्योंकि बच्चों को मलखाम के पास लेके आना या उनको मलखाम खेलना शुरू करना है, मलखाम अपने हेल्थ के लिए अच्छा है। तो मेरा कुलदीप सर के लिए ये क्वेश्चन है कि मलखाम सीखने के लिए बच्चे आने चाहिए, इसलिए आप क्या उपक्रम करते हैं अपने जिलों में? मतलब आपका प्लानिंग कैसे होता है कि बच्चे आपके पास मलखाम सीखने के लिए आने चाहिए, इसलिए आपका प्लानिंग कैसे होता है? आप क्या प्लान करते हो? जैसे आपने पूछा है सर कि ग्रामीणों में किस तरीके से विद्यार्थियों का जो बच्चे मलखाम खेलने के लिए उत्साहित किस तरीके से करना चाहिए। तो जैसे आपको बताया सर मैं कि नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के समीप है। इसी दौर पे जो तालुका नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में 16 तालुके हैं, हर तालुके में जो संस्थाएं हैं छोटी छोटी, हर इससे वहाँ जा कर के मुझे डेमो दिखाना है। डेमो दिखाने के बाद उनको प्रोत्साहित करना है। प्रोत्साहित करने के बाद सर जो मुझे उनके पाल्य माता पिता है उनसे भी भेंट करना है। करने के बाद फिर मैं सर उनसे मैं बच्चों के लिए प्रशिक्षण देना शुरू किया हूँ। थैंक यू सर। मेरा अगला सवाल है विशाल सर के लिए कि विशाल सर आपके यहाँ मलखाम का प्रैक्टिस कौन से समय होता है? कौन से समय आपके यहाँ मलखाम का प्रैक्टिस किया जाता है? हमारे यहाँ दोनों समय में प्रैक्टिस होता है, सुबह से सेशन में भी चलता है, शाम के सेशन में भी चलता है। सुबह 6 बजे से 9:30 बजे तक और शाम को 4 बजे से 7:30 बजे तक प्रैक्टिस चलता रहता है। लेकिन इनमें से अगर डिफरेंस बताऊँ तो सुबह के प्रैक्टिस में बच्चे शाम को सो के फ्रेश माइंड से उठते हैं, आते हैं, तो उनके दिमाग में कुछ नहीं रहता है, जो हम डालेंगे वही रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का मोशन सुबह के प्रैक्टिस में ही रहता है। जितना हम सिखाएंगे उतना वो ग्रास्पिंग उनकी पावर सुबह की ज़्यादा रहती है, वो ग्रास्प करते रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सीखते जाते हैं। शाम के प्रैक्टिस में सुबह का सबका स्ट्रेस, स्कूल का स्ट्रेस रहता है, उसके बाद हम जो लेते हैं उसका स्ट्रेस भी उनके ऊपर पड़ता है। रिलैक्सेशन भी ज़्यादा नहीं होता है, उनके बाद घर पे जाकर उनको स्टडी भी करना होता है, सोना पड़ता है। तो सुबह का प्रैक्टिस का इफेक्ट सबसे ज़्यादा पड़ता है। थैंक यू सर। महाराष्ट्र में हर जगह जो ग्रामीण विभाग है वहाँ मोस्टली सब मॉर्निंग में ही सवेरे ही प्रैक्टिस करते हैं। सवेरे ही हेल्थ या अपना फिटनेस होना चाहिए, ये जरूरी है। इसको ही लेके मेरा अगला सवाल अनिल सर के लिए है कि जब बच्चे स्पर्धात्मक मलखाम खेलना शुरू करते हैं, अपने शहरी विभाग में ऐसे होता है कि मेरा बच्चा नेशनल खेलना चाहिए या स्टेट मेडल लेना चाहिए, पेरेंट्स का बहुत इंटरफेरेंस होता है। तो अपने रूरल विभाग में ऐसे कुछ होता है क्या? आपका अनुभव क्या है कि वहाँ पेरेंट्स का फोर्स होता है क्या? मेरे बच्चे को मेडल मिलना चाहिए सर, मेरा बच्चा स्टेट खेलना चाहिए। हर पेरेंट्स को लगता है सर कि मेरे बच्चों को मेडल मिलना चाहिए। मेरा भी रहे बच्चा तो मुझे भी लगता है कि मेरे बच्चे को मेडल मिले जो खुशी मिलती है, पर हर बच्चों को मिले ऐसा तो हो नहीं सकता। हमारे तरफ तो सर पेरेंट्स का या सभी जगह मुझे लगता है कि इंटरफेयर अभी आज के पेरेंट्स करने लगते हैं। मुझे तो नहीं लगता मेरे पिताजी और मेरी माँ कभी ग्राउंड में आई होंगी, और आई भी होंगी तो सर को बोलेंगे कि इसको पहले मारो फिर इसको पहले पढ़ाओ, और मेडल के बारे में कभी पूछते नहीं। आज उस तरह नहीं है। आज का जनरेशन चेंज हो चुका है, हर चीज़ों का फास्ट काम हो चुका है, हर एक को विद इन सेकंड में हर चीज़ें होना उनको। और हमारे मलकाम में वो चीज़ें नहीं हो सकती। हम कहते हैं पेरेंट्स को कि मलकाम आप उस चीज़ के लिए सीखो मत, पहले फिटनेस के हिसाब से सीखो। शरीर रहना तो सब चीज़ें रहना। कुछ पेरेंट्स सुनते हैं, कुछ पेरेंट्स नहीं सुनते। 1 साल करते हैं, उसमें देखते हैं कि उनको 1 ही साल में उनको आज जो नए गेम आ चुके हैं उनके डिफरेंस में थोड़ा सा उनको लगता है कि आज मेरा बेटा उधर रहता था तो तुरंत उससे मेडल मिल जाता था,
मलकाम में आया है तो 1 साल तो उससे शादी आड़ी चालू है, टेढ़ी चालू है, अभी तक के उसको सर ने कोई कंपटीशन में उतारा नहीं है। और जब पेरेंट को समझाते कि हर अलग अलग लेवल के अलग अलग मेंटली रहती है पेरेंट्स की, उनको बताना हर तरफ से बताना पड़ता है उन्हें। तो पेरेंट्स किया तो इन्वॉल्व तो बहुत होते जा रहा है, उनको फिर हम हमारे हिसाब से समझाते हैं, थोड़ा उनको डांटते भी है, पेरेंट्स को, बच्चों को भी डांटते हैं। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया, क्योंकि जब हम खेलते थे तभी हमारे मम्मी पापा को पता भी नहीं था कि बच्चा क्या कर रहा है। फिर वो जाके व्यायामशाला में कुछ सीख रहा है, वहाँ के जो कोचेस है, जो सर है, उनके ऊपर उनका विश्वास है, हाँ जो सर सिखाएंगे वो ही परफेक्ट है। तो अभी के जमाने में ये दिखाई दे रहा है कि पेरेंट्स का भी बहुत इन्वॉल्व होते हैं, पेरेंट्स बहुत इन्वॉल्व होते हैं कि मेरे बच्चे को मेडल मिलना चाहिए सर, जरा फोकस करो। बट ये चीजें अभी आ रही है, तो ये सब हमारा ही काम है कि पेरेंट्स को कैसे हैंडल करना है, उनको कितना इन्वॉल्व होना चाहिए, उनको इन्वॉल्व कितना नहीं होना चाहिए। बट एक चीज है, कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो हमें कंपटीशन के दरमियान ट्रैवलिंग में हेल्प करते हैं, मतलब ऐसे नहीं होते हैं। 100 में से 60% पेरेंट्स हेल्पफुल होते हैं कि जो हमें ट्रैवलिंग के लिए कंपटीशन दरमियान सर आपको कुछ हेल्प चाहिए क्या, ऐसे ही होता है। उनका इंटेंशन ऐसे नहीं होता है कि मेरा बच्चे को मेडल मिलना चाहिए, ऐसे भी चीजें होती है। तो फिर ये जब हम ये एक ट्रैक पे लेके जाएंगे तभी हम कुछ सीख पाएंगे या बच्चे कुछ सीख पाएंगे। उनको खेलों के साथ जो अपना संस्कृति है उसकी भी उनको जानकारी होनी चाहिए। मेरा भी अगला सवाल है कुलदीप सर के लिए, क्योंकि मैं जब खेलता था तभी मेरे जो सीनियर दादा ताई होते थे, उनको मैं ना हर वक्त ट्रैक सूट या वहाँ महाराष्ट्र का लोगो होता था या हमारा क्लब का टी शर्ट होता था, तो हमें वो अट्रैक्शन था कि मुझे भी वो टी शर्ट मिलाना है। तो हम जो हमारे फ्रेंड के साथ बातचीत करते थे कि अरे मुझे ना वो ट्रैक सूट मिलाना है, तो हमारा कुछ ऐसा प्लानिंग होता था, हाँ मैं अभी नेशनल खेलूंगा तो मुझे वो नेशनल का ट्रैक सूट मिलेगा। तो आपके यहाँ ऐसे बच्चों में कुछ आकर्षण है क्या कि ट्रैक सूट मिलना चाहिए या हमें क्लब का टी शर्ट मिलना चाहिए? एक ऐसी बात है, आपने बहुत अच्छी सवाल की है सर, लेकिन इसके अंदर एक बात बताना चाहता हूँ सर मैं, कि जैसे अभी कुछ दिन पहले दीपमाला होती गई है दिवाली, तो दिवाली में हम सभी अच्छी तरीके से हर तरीके से कपड़े पहनते हैं, अच्छे लेते हैं, करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से मेरे स्टूडेंटों को और मेरे विद्यार्थियों को, मेरे सीनियर बच्चों को मैं यही सिखाया हूँ, जब भी कोई स्पर्धा आती है या फिर जब भी कोई किधर हमें इवेंट दिखाना जाना है या फिर कोई प्रात्यक्षिक दिखाने जाना है, तो बिल्कुल एक त्योहार की तरह हम फिट और सुसज्ज तरीके से हम रहेंगे तो हमारा नाम ऊंचा और हमारा डिस्ट्रिक्ट का नाम अच्छा रहेगा और मलखाम की हर तरीके से आगे हम बढ़ते रहेंगे, प्रसार और प्रचार चलता रहे। इसीलिए सर ट्रैक सूट एक एवं अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया है सर। आप थैंक यू सर, बहुत अच्छी तरीके से बताया, क्योंकि हर दिन हमारे लिए त्योहार होता है। जब भी हम ऐसे होते हैं कि मुझे ट्रैक सूट मिला तो बहुत बड़ी चीज हो गई मेरे लिए मेडल से इम्पोर्टेंट है ट्रैक सूट। जो मुझे ट्रैक सूट में जब पहन के जब मेरे क्लब में जाता हूँ या मैं मेरे फ्रेंड के साथ रहता हूँ तो मुझे ट्रैक सूट वो बहुत पसंद है। मतलब ये तो अट्रैक्शन होता है बच्चों में। तो ये सेम चीज मैं अनिल सर को भी पूछता हूँ। अनिल सर, आपके यहाँ आपका अनुभव कैसा है? ट्रैक सूट पे सर एक मजेदार बात है हमारे साथ, जो मेरी पुरानी है खुद के ऊपर से। जब हम मलका में आए पढ़ने के लिए, तो पहले तो घर से हम ऐसे जाते थे कि टी शर्ट कवर मिल गई, चलो शर्ट पहन के जाते थे। घर से नज़दीक की था HUKM, तो हम चलो वैसे भी बनाना वगैरह तो हम चले जाते थे उस समय। मगर जो 97 में जब हमारे यहाँ क्रीड़ा प्रबोधिनी जब शुरू हुई और उस क्रीड़ा प्रबोधिनी में महाराष्ट्र के टॉप प्लेयर हमारे यहाँ पे मलकाम की शुरुआत हुई, जैसे छत्रपति आवाजी, विक्रांत दाभाडे, उसके बाद संदीप कोड़ी, उसके बाद में तानाजी बाबर, मकरंद करके था, वो आए। और उनके साथ में प्रशिक्षक थे हमारे गायकवाड़ सर, नगर करके स्वर्गीय गायकवाड़ सर, जो अभी नहीं है। वो आने के बाद उनके पास में जो चीज़ें रहती थी गवर्नमेंट से उनको हर फैसिलिटी मिलती थी, ट्रैक सूट,
किट वो सारा काम झाम लेके आते थे ग्राउंड पे कुछ दिन। फिर उन्हें खुद का उनका ग्राउंड चालू हो गया, हमारे ही HUPM में उनको जगह मिल गई और वहाँ पे उनको सिखाने के लिए जाते थे। तो हम देखते थे उनको प्रैक्टिस, और हमारे पास कुछ नहीं रहता था, हम सोचते उनको, फिर हमारी दोस्ती हो गई उनके साथ। तो दोस्ती का फिर गायकवाड़ ने सर ने देखा कि इनमें भी कुछ तो स्पिरिट है, ये बच्चा करने चाहते हैं प्रैक्टिस। तो हमें उन्होंने बुलाया वहाँ पे, मैं मेरा दोस्त पंकज काड़े हम दोनों जाते थे वहाँ पे पढ़ने के लिए, बाकी भी बच्चे आते थे। हम दोनों को ज़्यादा उन्होंने फिर स्पोर्ट पे हमारी दोस्ती गहरी हो गई, गायकवाड़ सर हमें सिखाते थे उस समय। फिर बाद में हमें पहली बार उनके कारण हमें ट्रैक सूट मिला था 98 में जब हम गए थे। उस समय हमें 98 में हमें ट्रैक सूट हमारे अमरावती जिला मलखाम संगठन ने हमें दिया था। उस समय पहली बार था, हम इतने खुश हो गए थे कि इनके कारण हमें ट्रैक सूट मिला है। हमारी टीम बनी अच्छी, फिर हम खेलने भी जाते थे। उसके बाद में 2-3 साल हमने उनके साथ में 3 मेडल मारे, हमने विद्यापीठ में भी मेडल मारे। फिर हमने साथ में 3 रहने के बाद में ट्रैक सूट का बहुत फर्क गिरता है बच्चों के ऊपर। थैंक यू अनिल सर, आपका जो अनुभव है वो आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। मेरा अभी मैं प्रैक्टिस के बाद आ रहा हूँ, तो मेरा प्रैक्टिस के ऊपर लेके विशाल सर के लिए एक प्रश्न है कि ग्रामीण विभाग में जब बच्चों को हम एडवांस प्रैक्टिस सिखाए जाए, तभी कुछ इंजुरी होती है या लेग ट्विस्ट होता है या कुछ, तभी आप क्या करते हैं? मतलब आपके यहाँ हार्ड, जिसे हम कहते हैं झाड़पाला या हार्ड वैद्य कहते हैं, ऐसा कुछ आप करते हैं या डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, या वो सिचुएशन को आप कैसे तरह हैंडल करते हैं? अगर मैं सिटी में आप शहर में पूछोगे तो हम रिस्क नहीं लेते। छोटी सी भी इंजरी होती है तो हमसे ज्यादा पेरेंट्स रिस्क नहीं लेते। छोटी सी भी इंजरी रहती है तो पेरेंट्स उनको डायरेक्टली हॉस्पिटल में लेके जाते दिखाते हैं, क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे कि बच्चों की इम्यूनिटी पावर बहुत कम हो रही है, क्योंकि उनको सात्विक आहार नहीं मिल रहा है। अभी खाने पीने की चीजें भी बदल रही, लेकिन ग्रामीण में देखोगे, मैंने देखा है बहुत बार प्रैक्टिस लेते हुए, कितनी भी इंजरी हो जाए बच्चे पहले दुर्लक्ष्य करते हैं, ध्यान नहीं देते उसके ऊपर। फिर ज्यादा दर्द होता है तो घर पर जाते हैं, थोड़ा सा शेक लेते हैं, वो झाड़पाला लगाते हैं। अगर उससे भी नहीं होता तो गांव में जो वैद्य रहते हैं उनके यहाँ से वो मसाज करके लेते हैं। फिर भी वो हम बताते हैं उनको डॉक्टर के पास जाना है, फिर भी वो नहीं, उनके हिसाब से वो उपचार करते हैं। अगर उसकी इंजरी ज्यादा दिन दुखती है तो हम स्ट्रिक्टली उनको बोलते हैं कि हॉस्पिटल है, तब भी वो हॉस्पिटल जाके देखते हैं। लेकिन पहले वो सुनते नहीं, पहले वो सब करते हैं, शेक देते हैं, मसाज करते हैं, तेल से मसाज करते हैं और आयुर्वेदिक औषध लेके देखते हैं। थैंक यू सर, क्योंकि मेरा एक अनुभव ऐसा है कि कंपटीशन के दरमियान मैं एक देखा था कि एक बच्चों को इंजरी हुई, लेग ट्विस्ट हुआ था, और तुरंत वहाँ उसके कोच ने उसके बाद झाड़पाला था वो लेके आया, उसको लगाया, और तुरंत एक 2 घंटे में उसको वहाँ का थोड़ा रिलैक्स मिला। मतलब ऐसे भी कोई चीज है कि जो हमें आयुर्वेदिक पे फोकस करना है? हम अभी फिलहाल सब फिजियो और सब चीजें हैं, तो हम उनको ही लेके जाते हैं। हमें थोड़ा फोकस यहाँ पे देखना चाहिए कि जो हमारा जो नेचुरल है, जो आयुर्वेदिक है, उसमें भी हमें फोकस करना चाहिए। तो अभी मेरा अगला प्रश्न अनिल सर के लिए है कि समझो अभी हम सिखा रहे हैं, मलखाम का प्रशिक्षण दे रहे हैं, मलखाम प्रशिक्षण सेंटर है, पर अपने जो जिले में लोगों को कैसे समझ में आएगा यहाँ मलखाम प्रशिक्षण केंद्र चालू है? तो मेरा ऐसा प्रश्न है, ट्विस्ट वाला प्रश्न है कि समझो अपने विभाग में मलखाम जिला या तालुका लेवल में हमें सबके सामने लेके आना है, तो मुझे क्या करना जरूरी है? एक तो मुझे नेशनल प्लेयर बनाना है, ताकि मैं नेशनल प्लेयर बना के उसको मैं हाईलाइट कर दूं, या मुझे अलग अलग जगह सेंटर ओपन करके वहाँ मलखाम का प्रशिक्षण करना है? मतलब मेरा प्लानिंग कैसे होना चाहिए? मुझे मलखाम का प्रचार मतलब अब तो हर एक जिलों में हुआ है, और मुझे स्पर्धात्मक मलखाम और जगह फैलाना है, तो मुझे क्या करना इम्पोर्टेंट है? एक तो कि बच्चों को नेशनल
प्लेयर बना के उसको लेके आगे फोकस करना है, ताकि उसको देख के और बच्चे मेरे पास सीखने आ जाए, या मुझे हर जगह एक एक सेंटर ओपन करके मुझे मलखाम सिखाना है। मलखाम प्रसार का सर जो है वो तो हमारी श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल बहुत ही तरीके से अच्छे तरीके से चालू है हमारा काम। हमारे जो साहब है बड़े श्री पद्मा वैद्य सर, पद्मश्री प्रभाकर राव वैद्य सर है जो हमारे, उनके मार्गदर्शन में चलता है। और साथ में हमारी सचिव है मैडम प्राध्यापक माधुरीताई चेनके मैडम, इनके नेतृत्व में और हमारे दलाल सर हमें जो मार्गदर्शन करते हैं, तो हम उस तरह से हर जगह डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से हम मलखाम का प्रसार करते हैं। उसी साथ हर समय हम सोचते रहते कि यहाँ पे हर गांव में एक कैंप लगाए थे। कैंप में से 15 दिन या 10 दिन का हम देखते हैं, दिवाली के कैंप लगाना चाहते हैं, समर में हम कैंप लगाते हैं। समर में हमारे कम से कम 4 या 5 कैंप कंटिन्यू चालू रहते हैं, और यहाँ से हो गए तो तुरंत दूसरी जगह होता है। उसमें से बच्चे जो चुने जाते हैं फिर उनको हम मलखाम में लाते हैं, वहाँ से बनता है। उसी ही तरह अगर नेशनल के लिए मुझे स्टूडेंट तैयार करना है तो उसके लिए एक महाराष्ट्र मलखाम संगठन ने इस साल से इस साल लगता है लास्ट ईयर या समथिंग, उस समय एक हमारे जो सचिव है श्रेयस मस्कर सर, उन्होंने बहुत ही सुंदर एक कैंप ऑर्गेनाइज किया था मुंबई में। उसमें उन्होंने देखा कि जो प्रगत जिले है, प्रगत जिले छोड़ के बाकी जिलों के बच्चों को बुलाओ और उनको ट्रेनिंग दिया जाए। उन्होंने किया और बहुत ही सुंदर और ट्रेनिंग हुआ, बच्चे बहुत खुश हुए। उसी का ही परिणाम है आज जो मेरे यहाँ की एक स्टूडेंट है सिंगई करके, उसने ठाणे महापौर का प्रथम पारितोषिक मारा हुआ है। मैं फर्स्ट प्लेयर बनी वहाँ की ठाणे महापौर की। मुझे अच्छे प्रशिक्षक अगर थोड़ा ग्रामीण भाग की तरफ बढ़ते हैं तो बच्चों को उसका सही में फ़ायदा होता है। सिर्फ बोलने से ही नहीं होता है कि हम हर जगह मलखाम का प्रचार करने जा रहे हैं, और साथ में आए तो हर चीज़ें होती है। तो मुझे लगता है बाकियों ने भी ग्रामीण भाग की तरफ बढ़ना चाहिए। जैसे अभी आजकल हमारे मंत्री लोग एक गांव जो बोलते हैं ना कि मैं इस गांव का पालक तो ले रहा हूँ, उसी तरह हमारे जो अच्छे अच्छे कोचों ने एक एक जिले का एक एक ग्रामीण भाग का पालक तो लेना चाहिए, यानी कि उस जिले के मैं बच्चे को प्रॉपर ट्रेनिंग देना चाहता हूँ। इस तरह से होगा सर। थैंक यू अनिल सर, आपने बहुत अच्छा बताया कि जो लास्ट ईयर जो हमारी मलखाम संगठन है वो बहुत सारे उपक्रम लेके आ रही है बच्चे के लिए। जो ग्रामीण विभाग है उसके लिए भी प्रशिक्षण का वर्ग भी वो ले रहे हैं। तो इसको ही प्रशिक्षण वर्ग को ही लेकर मैं आगे बढ़ता हूँ। और मैं कुलजीत सर के लिए अगला सवाल है कि आपके यहाँ मलखाम सिखाया जाता है, बट मलखाम के सिवा आपके प्रशिक्षण वर्ग में कुछ नए चीजें या कुछ सिखाया जाता है या सिर्फ मलखाम ही सिखाया जाता है? मैं सिर्फ मलखाम सिखाता हूँ सर, रोप मलखाम, उरलेला मलखाम आणि टांगता मलखाम। सेम प्रश्न मेरा विशाल सर के लिए है कि सर आपके यहाँ मलखाम के सिवा अतिरिक्त कोई खेल या हम कैसे होता है कि हम फुल वीक मलखाम प्रैक्टिस करते हैं या हम 3 दिन मलखाम करते हैं, तो अदर डेज हम क्या करते हैं? या उनको आप रिलैक्सेशन के लिए कोई अदर गेम सिखाते हैं या फन गेम लेते हैं, ऐसे कुछ आप करते हैं क्या? जैसे मैंने पहले भी बताया, पहले क्वेश्चन में भी, कि आपने पीछे देखते होंगे तो आपको नजर आएगा कि जिम्नास्टिक है, उस पे साइड में एक्रोबेटिक्स का फ्लोर लगाया हुआ है। डाइविंग का भी क्रैश मैट का यूज करके हम डाइविंग का भी प्रैक्टिस लेते हैं। ये सब मलखाम के रिलेटेड गेम है, जो मलखाम के रिलेटेड है उनका मैं प्रैक्टिस लेता हूँ। योगा है हमारे मलखाम से यहाँ, लेकिन प्रैक्टिस सेशन में कैसे, जब सुबह 6 बजे बच्चा आता है तो पहले फिजिकल फिटनेस लेते हैं, हम स्ट्रेंथ एलिमेंट लेते हैं, उसके बाद हम मलखाम के यहाँ आते हैं। मलखाम से पहले हम जिम्नास्टिक बेसिक लेते हैं, क्योंकि वो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ने के बाद उसको मलखाम करते हैं। मलखाम के बाद हर रोज 15 मिनट के लिए एक एपरेटस का हम प्रैक्टिस लेते हैं। और सैटरडे संडे को हम प्रैक्टिस सेशन के बाद सभी बच्चों को लेके हम
टैंक पर लेके जाते हैं और डाइविंग का प्रैक्टिस लेते हैं। जो हम मलखाम के ऊपर से जंप सिखाते हैं वही का प्रैक्टिस हम डाइविंग को भी यूज करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि मलखाम और अन्य खेल इनको लेकर इनको मलखाम का अन्य खेलों में कैसे उपयोग होता है। तो मेरा इसी को ही लेकर अनिल सर के लिए एक प्रश्न है कि आपके यहाँ मलखाम का प्रैक्टिस कैसे होता है और आप जो प्रैक्टिस करते हैं स्पर्धात्मक, उसका आपके पास प्लानिंग कैसे होता है? आप उनकी स्पर्धात्मक प्रैक्टिस कैसे लेते हो? या बच्चों को आप सपना दिखाते हो क्या कि आप महाराष्ट्र टीम में बैठना चाहिए या आप जिले की टीम में बैठना चाहिए? जब भी हम बच्चों को कोई सपना दिखाएंगे, आपको ये मिलाना है या आपको हासिल करना है, तो ये बच्चे उसके तरह जंप करते हैं। तो आप प्रशिक्षण के दरमियान ऐसे कुछ बच्चों को सपना दिखाते हैं क्या कि आपको यहाँ तक पहुंच जाना है या आपको महाराष्ट्र की टीम में बैठना है, आपको स्थान प्राप्त करना है? हाँ सर, बिल्कुल। सपना हर एक का रहता है, मेरा भी सपना है। पहले था कि छत्रपति अवार्डी हमारे यहाँ का कोई प्लेयर बने। आज छत्रपति से आगे हमारा चल गया कि अभी हम अर्जुन पुरस्कार के लिए भी हम किस तरह बना सके प्लेयर को। ये बड़े ख्वाब बताओ बच्चों को, तभी हम बड़ा बन सकते हैं। ऐसा कहावत है हमारे यहाँ पे, सरकार तो रहती है। तो हम बच्चों को बोलते कि बेटा अभी अर्जुन पुरस्कार के लिए तैयारी करो, आने वाले समय में अर्जुन पुरस्कार भी मिलने वाला है सभी को। तो उसमें हमारे ही शहर का पहला बच्चा लगना चाहिए, उस हिसाब से हमें प्रैक्टिस के लिए आगे बढ़ना है। हमारा दलाल सर कहते ही है कि मुझे कुछ भी हो जाए एक छत्रपति अवार्ड अमरावती में बनना चाहिए। बिल्कुल सर, बनेगा बोला, 1 नहीं बनेंगे 10 बनेंगे बोला। हम तैयारी उस हिसाब से करने वाले हैं। हमारा जो प्रैक्टिस सेशन है वो हर तरह से चलता है। हमारा शाम में चलती है, सुबह भी रहती है प्रैक्टिस बच्चों के 2 घंटे वगैरह। बच्चों को हम उसके अलावा हमारी संस्था बड़ी है, तो हमारे यहाँ पे कॉलेज डिग्री कॉलेज है, तो हर तरह के गेम चलते हैं हमारे यहाँ पे। तो हम बच्चों को बास्केटबॉल भी पढ़ाते हैं, कभी एक दिन या कभी उनको जिम्नास्टिक का हॉल है तो वहाँ लेके जाते हैं, स्विमिंग पूल पे लेके जाते हैं उनको डाइविंग कराने के लिए वगैरह। डाइविंग से ही बच्चों को प्लानिंग की प्रैक्टिस जाती है, योगा होता है, या कभी हम उन्हें लाठी काठी तलवार हर चीज़ों का क्योंकि निराधार कभी करते हैं। और जो कुछ बच्चे रहते हैं हमारे एडवांस आगे के भी बच्चे रहते हैं, उनको हम स्टेज के लिए अगर जो तैयार करते हैं उनके लिए हम अलग से सेशन तैयार करते हैं। उनको हर दिन के लिए इतना ही आपको करना है आज के लिए, या बोलते हैं हम आज आपको सिर्फ कैचेस करना है, फिर कैचेस हर तरह के कैचेस आ गए उनके साथ। आज आपको सिर्फ बैलेंसिंग ही करना है, आज आपको सिर्फ फिटनेस ही करना है। गर्ल्स को अलग से पढ़ाते हैं हम, तो बॉयज को अलग से दे देते कि आज आपने अगर ये किया था आपने दे दिया, आज आपने स्प्रिंग बोर्ड लगाया ना, फिर आप आज नहीं क्या पुशअप के ऊपर, उसके साथ में हम मयूर आसन या चकोर आसन, हाई स्टैंड, उसके तरफ हम ध्यान उनको आकर्षित करना चाहते। बच्चों का उसी से लय बढ़ता है, उनको लगता है कि नहीं हमारी प्रैक्टिस चल रही है, हमें आगे जाना है, हमें छत्रपति अवार्ड तक तो जाना है। आज हमारे अमरावती के हम चाहते हैं हमारे अमरावती के बच्चे कुछ अभी स्टेट नेशनल तक के पहुँच रहे हैं, आगे जाके नेशनल, और बिल्कुल हम जा रहे हैं कि अर्जुन पुरस्कार तक के हमारे बच्चे जाने चाहिए, और एक दिन बिल्कुल सही होगा हमारा कुछ ना कुछ। थैंक यू सर, आपने आपका अनुभव बहुत अच्छे तरीके से बताया। और मेरा अगला सवाल है कुलदीप सर के लिए कि आपके यहाँ त्योहारों में मलखाम किया जाता है क्या? जैसे बम्बई में जो गिरगांव है वहाँ गुड़ी पाड़वा की जो रैली होती है उसमें मलखाम होता है। वैसे जो हमारा जो मलखाम का उगम स्थान है कोठूरे, वहाँ नागपंचमी के दिन मलखाम और जो मल्ल है रेसलर है उनके गांव में बड़ी रैली होती है और तभी वहाँ मलखाम का प्रात्यक्षिक होता है। तो आपके यहाँ ऐसे कुछ त्योहारों में मलखाम किया जाता है, उसके बारे में सर बताइए आप। मुझे अच्छी तरीके से ये पता है सर कि मैं 10 साल का था और इसी तरह से मैं हर प्रोग्राम में, हर त्योहारों में मैं मलखाम देखता था और मेरे में एक ऐसी जागरूकता पैदा हुई है सर कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं कर सकता हूँ क्या। ये दोनों में बहुत अंतर है, लेकिन इसमें मैं एक खुद को एक एम बना के रखा हूँ कि मुझे करना है। और
इतनी बड़ी एक मुझे अवधि और इतनी बड़ी मुझे एक प्रशंसा हुई है सर कि आज मैं नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर एवं तालुका प्लेस में हर त्योहार में 26 जनवरी हो या गणेश विसर्जन हो, गणेश उत्सव हो, शिव जयंती हो एवं और से अधिक एवं जो भी प्रोग्राम होते हैं हर समाज के, उसमें मैं बड़ी साधारण तरीके से सबको मलखाम प्रसाद और प्रचार का माध्यम भी बताता हूँ। इसी तरीके से हर किसी को मैं उत्साह भी करता हूँ कि मुझे डेफिनेट सर कि उसके 2-3 दिन के बाद में उनके पालक के फोन आते कि कुलदीप सर ये प्लीज मेरे बच्चे को आप ये कर सकते हो क्या। कुलदीप सर मुझे प्लीज, क्योंकि सर ये बहुत बड़ा मौका है और हमारी भारत की संस्कृति ये है, प्रदान हुआ है भारत वर्ष के अंदर कि ये चीजों का हम बड़ी अच्छी तरीके से ये प्रसार और प्रचार कर सकते हैं इसी माध्यम से सर। थैंक यू कुलदीप सर, क्योंकि बहुत जगह त्योहारों में मलखाम किया जाता है। हर एक जिले में मलखाम अलग अलग त्योहारों में किया जाता है। मैं यही सवाल विशाल सर को पूछता हूँ कि हम कहते हैं कोल्हापुर एक स्पोर्ट्स की खेलों की नगरी है, वहाँ बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले जाते हैं। वैसे त्योहार भी वहाँ बहुत सारे त्योहार जोश में होते हैं, तो आपके यहाँ त्योहारों में मलखाम किया जाता है क्या? आपका अनुभव क्या है सर? जब से मैं स्कूल लेवल पर खेलता था सिर्फ तब तक मुझे कुछ पता नहीं था। जब से मैं कोचिंग में पढ़ गया, हर जगह जाने लगा, मुझे पता होने लगा, डेमोन्स्ट्रेशन करने लगा, तभी मुझे पता चला कि कोल्हापुर जिला को कुश्ती की पंडरी कहते हैं उसको, और कुश्ती से रिलेटेड एक मलखाम का उदय हुआ है। तो कोल्हापुर जिले में हर जगह पर आपको कुश्ती अखाड़ा दिखेगा, उस कुश्ती अखाड़े में मलखाम दिखेगा। उसको कुश्ती का पूरक गेम कहते, प्रैक्टिस लेते थे। लेकिन आज देखेंगे, आज मुझे पता है, जहाँ जब जितना पता है उतना मैं बताता हूँ। आज भी मलखाम के बिना हमारे यहाँ के जत्रा है, उरूस होते हैं, यात्रा होती है, वो अधूरे रहते हैं। मलखाम के प्रात्यक्षिक से उस यात्राओं का प्रारंभ होता है। ऐसे मैं आपको गांव बता देता हूँ, जैसे कि शिरोड़ है, दत्तवाड़ है, गणेशवाड़ी, हेरवाड़, नूल, माधवन, गढ़ीलस, इन जगहों पर 60-70 सालों से मलखाम के बिना यात्राएं प्रारंभ ही नहीं हुई। और ऐसे ही हम अभी शिव जयंती रहती है, गणेश उत्सव, उसमें गणेश विसर्जन मेरुनुक में 26 जनवरी शासकीय कार्यक्रमों में भी मलखाम के प्रदर्शन का उपयोग हो रहा है। जो अपने यहाँ मलखाम कट्टे में जो अतिथि आए हुए तीनों अतिथि ने बहुत सारे मलखाम प्रशिक्षण वर्ग उसके बारे में बताया, तो थोड़ा मैं अभी जो स्पर्धात्मक मलखाम है उसके बारे में अनिल सर को पूछता हूँ कि सर जो अभी मलखाम स्पर्धात्मक मलखाम चल रहा है, उसमें कुछ बदलाव होना जरूरी है? जो अभी जो स्पर्धात्मक मलखाम का जो स्वरूप है उसमें कोई चेंजेस आना जरूरी है क्या अनिल सर? स्पर्धा में सर चेंजेस तो चालू ही रहती है, क्योंकि चालू हमें बढ़ाना ही पड़ेगा। तो ही बच्चों का जब खेलेंगे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा तो होना चाहिए। अभी ये मेरा कहना है, अब बाकियों का मुझे पता नहीं, कि हम जब खेलने जाते थे पूरे महाराष्ट्र में से सिर्फ 4 बच्चे जाते थे खेलने। मुझे आते थे 400-500 खेलने के लिए, जा रहे उसमें से सिर्फ 4 गए एक ग्रुप में से, बाकी बच्चे सब घर पे। अभी पेरेंट लोगों का हर तरह से क्या हो गया, हर टीम में कम से कम 16-17 बच्चे रहते, कोई खेल है अभी इतना पता नहीं। तो अभी जो हमारे भारतीय मलखाम संगठन है, जो उन्होंने अभी 6 स्टूडेंट का लाया, बहुत ही सराहना बात है कि आज उन्होंने 2 स्टूडेंट का हमारा बढ़ा दिया है। मैं चाहता हूँ, मेरे हिसाब से अभी तो जिस तरह जिम्नास्टिक में रहता है सर, एक्रो म्हणजे एक क्या कहते हैं उसे, मलखाम, पोल मलखाम या रोप मलखाम,
या हैंगिंग मलखाम, इसके अलग अलग तरीके से बच्चों को सिलेक्शन होना चाहिए। हम क्या करते हैं, अंडर 19 के बॉयज सभी को तीनों इसमें बांट देते हैं और 3 में से एक प्लेयर निकाल के उसको आगे भेज देते हैं। उसमें हमारे प्लेयर कितने जा रहे हैं? सिर्फ 4 जन जा रहे हैं। बच्चों को अभी प्रोत्साहन देने के लिए हमें बच्चों के लिए इवेंट को भी बढ़ाना जरूरी है। तो मैं चाहता हूँ जितने हमारे बच्चों का बढ़ेगा यहाँ से खेलने जाते समय, तो बच्चों को निश्चित फायदा होगा हर जगह से। यानी जैसे हमारे प्रगत जिले है जो हमारे महाराष्ट्र में, बाकी जिलों के भी बच्चे आएंगे, धुले है, अमरावती है, यवतमाल है, या ठाणे है, नांदेड़ है, कोल्हापुर है, यहाँ पे भी अच्छे बच्चे हैं। उनको भी चांस थोड़ा कम हो जाता है प्रगत जिले में। कि ऐसा नहीं कि हमारी प्रैक्टिस नहीं चलती है, वो थोड़ा पुशअप का भी जरूरी है बच्चों को। तो इसलिए अगर कंपटीशन में प्लेयर की अगर संख्या जो बढ़ जाएंगी, और मैं ऑल इंडिया मलखाम संगठन में रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके ऊपर आप सोचिए, क्योंकि अगर इसमें सोचेंगे तो बच्चों का ही भला है। तो बच्चे बढ़ेंगे तो हमारा खेल बढ़ेगा, बच्चों को मेडल मिलेंगे हर जगह, तो बच्चे आएंगे खेलेंगे। वैसे तो अभी भारत सरकार ने हमें तो बहुत सारा ये 4 सालों में जो हमारे ऑल इंडिया मलखाम संगठन में जो काम चल रहा, सराहने की बात है, जो हमें साहित्य जो मिल रहा है मलखाम का हर जगह से 3.5 लाख का जो मिला है अभी 8 व्यायामशालाओं को, और अभी 100 व्यायामशालाओं को मिलने वाला है। तो हाँ, निश्चित ही बच्चे को फायदा उसका मिलने वाला है खेल के माध्यम से। थैंक यू अनिल सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि हर एक चीज में बदलाव जरूरी है। हमें भी बदलाव करना जरूरी है और बदलाव होनी चाहिए, हर एक चीज में बदलाव होने चाहिए। जैसे कि हम सोचते हैं कि मैंने आज नया टी शर्ट पहना है, कल हमने सेम पहना तो हमें थोड़ा कैसा लगेगा। तो हमें हर दिन हम नए कुछ एक्टिविटी करते हैं या नए चेंजेस करते हैं। उसी तरह हर एक गेम में कोई ना कोई चेंजेस होना चाहिए। जैसे कि हमने पहले 4 बच्चे थे, अभी 6 बच्चे हुए, वैसे ही कुछ ना कुछ चेंजेस आने चाहिए। पहले कंपल्सरी था, अभी सिर्फ ऑप्शनली सेट है, बच्चों का भी सिर्फ ऑप्शनली सेट करना पड़ता है। और उसकी वजह से हर एक बच्चे अपना परफॉर्मेंस बेटर कर पा रहे हैं और हर एक बच्चे को चांस मिल रहा है। तो मैं यही प्रश्न विशाल सर को फॉरवर्ड करता हूँ कि सर आपकी क्या राय है कि स्पर्धात्मक मलखाम में बदलाव आना जरूरी है और आप उसे किस तरह से देख रहे हैं? अभी जो अनिल सर जी ने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की, मैं उससे सहमत हूँ। इसमें सिर्फ एडिशनल करना चाहता हूँ। मैंने देखा है पहले जो कंपटीशन इन्विटेशन कंपटीशन ज़्यादा होते थे, तब हमारी कंपटीशन ज़्यादा होने के कारण प्लेयर्स का परफॉर्मेंस भी बढ़ता था। अभी क्या हो रहा है, कंपटीशन सिर्फ साल में एक ही कंपटीशन होती है, आजीविका स्पर्धा, उसमें सिलेक्शन करके आगे भेजते हैं। अगर कंपटीशन बढ़ाएंगे, साल में 2 या 3 हो गए, या अगर वो हो नहीं सकता है तो विभागीय लेवल पे 2-3 कंपटीशन करोगे तो 2-3 जिले में ही कंपटीशन होके उन बच्चों को जो ईर्ष्या निर्माण हो जाएगी कि उसके परफॉर्मेंस से मेरा परफॉर्मेंस बेटर कैसा हो जाए। तो कंपटीशन बढ़ेगी तो उनका परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा प्लेयर अच्छे तैयार हो जाएंगे। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया। अनिल सर के लिए मेरा अगला प्रश्न है, भविष्य में मलखाम खेल की ऊंचाई किस प्रकार रहेगी? क्योंकि अभी खेलो इंडिया के माध्यम से मलखाम की ऊंचाई और ऊपर बढ़ गई है कि हर एक राज्य में या हर एक आदमी को मलखाम टीवी पे दिखाई दे रहा है। खेलो इंडिया के माध्यम से हर जगह मलखाम पहुंच चुका है। तो आपकी क्या राय है कि भविष्य में मलखाम का स्थान क्या रहेगा? भविष्य में सर मलखाम का तो स्थान तो बहुत बड़ा है सर, अभी तो शुरुआत हो चुकी है हमारे। जैसे कि मलखाम को पहले भी जानते थे और अभी थोड़ा सा 15 जून जो हम मनाते हैं मलखाम दिन के निमित्त, उसके माध्यम से जो डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह होते हैं कि हमारे देश में ही नहीं विदेशों में भी हो रहा है, तो उससे भी लोगों को थोड़ा प्रचलित होते जा रहा है मलखाम का। उसी तरह गवर्नमेंट जो हमें प्रोत्साहन दे रही है खेलों के लिए, मलखाम खेल के लिए, तो उससे तो मलखाम आगे जाने वाला ही है। ओलंपिक तक के तो आज नहीं कल बिल्कुल आएगा।
हम चाहते हैं ओलंपिक तक के आना ही चाहिए हमारा खेल मलखाम के लिए। उस हिसाब से काम भी करे हमारी ऑल इंडिया मलखाम संगठन, महाराष्ट्र मलखाम संगठन, कि किस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए, क्या होना चाहिए। काम हो रहा है उसी के ऊपर। कुछ दिक्कतें आती है वो दूर होते जाएंगी और हमें रास्ता साफ होते जाएगा और आगे हमें मंजिल मिलती जाएगी। विशाल सर, यही प्रश्न मैं आपको फॉरवर्ड करता हूँ कि भविष्य में मलखम्ब की ऊंचाई क्या रहेगी, आपको क्या लग रहा है, और इसका जो फायदा है वो बच्चों को क्या होगा? क्योंकि अभी मलखम्ब ये स्पोर्ट्स कोटा में भी हुआ है, 5% आरक्षण में हुआ है, तो ये सब लेके बच्चे अपने पास आएंगे या मलखम्ब के पास भाग सकेंगे, दौड़ सकेंगे, आपको क्या लग रहा है? जैसे अनिल सर ने बताया कि अभी कंपटीशन, अभी MFI ने खेलो इंडिया का आयोजन किया था और मलखम्ब के कंपटीशन के मैंने 5% आरक्षण में भी अभी मलखम्ब आया है। और CBSE, अभी कोल्हापुर जिले का बताता हूँ तो CBSE ने भी जो स्कूल रहते हैं उनमें भी उस फिटनेस की उद्देश्य से मलखम्ब स्टार्ट किया है। अभी सभी स्कूलों से स्टार्ट करने की मांगनी आ रही है, फिर भी हम वहां तक जा नहीं पा रहे। कोचेस की, प्रशिक्षकों की संख्या कम पड़ रही। जब तक प्रशिक्षकों की संख्या नहीं बढ़ेगी तब तक मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली कि मलखम्ब के सेंटर्स नहीं बढ़ेंगे, तब तक खेल के डिफिकल्टी नहीं बढ़ेगी। तब अभी खेलो इंडिया तक क्या भी देख रहे स्पर्धा हो रहा है, अभी पहले विश्व मलखम्ब भी हो गई है और बाकी 12-13 नेशन आए थे पहले मलखम्ब में और बढ़ेंगे भी। और इसमें सिर्फ प्रशिक्षक कार्य कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। प्रशिक्षक को इनकम सोर्स ऑफ नहीं रहे हैं, सिर्फ फीस लेके कार्य कर रहे हैं, उनके ऊपर भी ध्यान देंगे तो और बढ़ेगा। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। वापिस मैं अनिल सर के पास आता हूँ कि ओलंपिक में मलखम्ब शामिल होगा तभी आपको लगता है कि जो इंडिया की टीम रहेगी उसमें अपने महाराष्ट्र के बच्चे रह पाएंगे? ताकि अभी कंपटीशन बढ़ रही है, जो छत्तीसगढ़ जैसा जो नया राज्य है वो बहुत कम ही समय में ऊपर आया है, तो आपको लगता है कि मलखम्ब के आते समय में महाराष्ट्र के बच्चों को स्थान मिल पाएगा इंडिया की टीम में? ओलंपिक का सवाल है सर, तो ओलंपिक तक के तो हमारा मलखम्ब पहुंच चुका है। पहली बार आप बोलेंगे सर कैसा पहुंच चुका है? डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से हमारे श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल का बर्लिन ओलंपिक में मलखम्ब का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था। उस समय हमारा मलखम्ब का एक ग्रुप गया था, तो मलखम्ब ओलंपिक तक के पहुंच चुका है। अब वहाँ पे स्पर्धात्मक कॉम्पिटिशन किस तरह से शुरुआत होती है, तो वर्ल्ड चैंपियनशिप जो चालू है उस हिसाब से माध्यम से जो हमारे अदर कंट्री जो जुड़ रही है उसके ऊपर डिपेंड है अभी किस तरह से होता है। और रह गया हमारे बच्चों का सिलेक्शन का, महाराष्ट्र में के बच्चे लगेंगे 100% लगेंगे, बच्चों का सिलेक्शन होगा उसमें। और उसी में ग्रामीण भाग के बच्चे ज़्यादा रहेंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होंगी उनमें, क्योंकि कुछ जिलों तक माध्यम तक न रखते हुए मलखम्ब को हर जिले के बच्चों के लिए कुछ यूज होगा, तो हम ओलंपिक क्या तो आगे भी कर सकते कार्य उनके लिए। तो 100% हमारे महाराष्ट्र के बच्चे टीम में रहेंगे और वहाँ ओलंपिक में फर्स्ट टाइम मेडल भी लाएंगे। बिल्कुल 100% मेरी आशा है उनसे। विशाल सर, आपको भी मैं ये प्रश्न कंटिन्यू करता हूँ कि ओलंपिक में जब मलखम्ब शामिल होगा तभी हमारे इंडिया की टीम में महाराष्ट्र के बच्चे रह पाएंगे क्या? जो आपने छत्तीसगढ़ का उदाहरण दिया, उसके उधर पर आता हूँ। वहाँ पर जो मनोज सर है वो जो कार्य करे वो फेसबुक पर बार बार जैसे कार्य करते वैसे अपलोड करते हैं और हम सभी मलखम्ब की एक्टिविटी पर ध्यान देते हैं। अभी छत्तीसगढ़ जैसे उभर कर आया है, महाराष्ट्र के फाइट के लिए कोई नहीं था आज तक, लेकिन आज छत्तीसगढ़ है तो महाराष्ट्र भी सर्वाइव करके उसके ऊपर जाने की कैपेसिटी रखता है और आगे जाएगा 100%। रही बात ओलंपिक की, हमारी भी प्रार्थना है कि ईश्वर से प्रार्थना है कि ओलंपिक में जल्द से जल्द मलखम्ब आ जाए और इसका प्रयास करने वाले अभी बाकी फर्स्ट वर्ल्ड कप जो हुआ
उस पर जो कार्य कर रहे थे उदय देशपांडे सर जी, शिव छत्रपति पुरस्कार विजेते उदय देशपांडे सर जी का शुक्रगुजार करता हूँ कि वो ज्यादा से ज्यादा देशों में जाके मलखांब प्रसार का कार्य कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा देशों में मलखांब का प्रसार कर रहे हैं और वही वहां से भी उभर कर खिलाड़ी आ रहे हैं और जैसे प्रार्थना करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा देश नेशन पार्टिसिपेट करे और ओलंपिक में जल्दी से जल्दी आ जाए। थैंक यू विशाल सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि क्या करना चाहिए और कैसे हमारा मनोबल ऊंचाई होना चाहिए। मैं यही क्वेश्चन कुलदीप सर को फॉरवर्ड करता हूँ कि इस पे आपकी राय क्या है सर? जी सर, ओलंपिक में मलखांब शामिल होगा महाराष्ट्र, इसी के माध्यम से जैसे सर ने बताया, विशाल सर ने और अनिल सर ने, मैं इनसे बहुत सहमत हूँ और इसी के समर्थ के साथ जैसे आप बताए कि छत्तीसगढ़ एवं केरल हो गया या फिर तमिलनाडु या वगैरह वगैरह और काफी ऐसे डिस्ट्रिक्ट है और होना चाहिए। जब तक कि ये होएगा नहीं तो हम आगे जाएंगे नहीं। और मुझे डेफिनेट मैं अभी से अभिनंदन और हार्दिक हार्दिक अभिनंदन देना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र फर्स्ट और विनर बिल्कुल रहेगा सर और आगे रहेगा सर। थैंक यू कुलदीप सर, क्योंकि महाराष्ट्र ऑलवेज स्ट्रॉन्ग ही होता है और हम वैसे प्रयास ही करते रहते तो बच्चों को कुछ नया नया सिखाते रहेंगे। जी जी और... जी 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 हेलो जी सर, क्योंकि इतिहास गवाह है सर, महाराष्ट्र एक मलखांब से काफी लगाव, इतिहास गवाह है। थैंक यू कुलदीप सर, आप तीनों अतिथियों ने बहुत अच्छी तरीके से बताया। वैसे भी ओलंपिक में मलखांब जाना चाहिए। वहाँ इंडिया में से अपने हर एक राज्य में कौन से भी राज्य से बच्चा विन हुआ वो महाराष्ट्र इंडिया के लिए जो मेडल आएगा वो मलखांब के लिए मेडल आएगा, वो अपने लिए बहुत बड़ी चीज रहेगी। और मलखांब में किधर भी इससे मलखांब बड़ा होगा, मतलब हर एक जिला या राज्य में बड़ा होगा, हमारा मलखांब बड़ा होगा। तो हम ऐसे ही शुभकामनाएं करते रहेंगे और शुभेच्छा देते हैं कि हमारा मलखांब ऐसे ही और ऊंचा हो जाए और ओलंपिक में फर्स्ट गोल इंडिया को ही आ जाए। तो जो हमारा चर्चा सत्र है वो कैसे रहा, तो मैं कुलदीप सर को पूछ रहा हूँ कि उसके बारे में आप कुछ बताइए कि आज का चर्चा सत्र हमारा कैसे रहा। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा मलखांब कट्टा टीम एवं गणेश सर, हितेश सर, विशाल सर और अनिल सर, जो आज हम मलखांब कट्टा सब्जेक्ट में, मलखांब सब्जेक्ट में हम सबसे आज एक न एक से वार्तालाप एवं मलखांब डिस्ट्रिक्ट अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में काफी अच्छी तरीके से जानकारी ली है। और मुझे भी पता है कि कोल्हापुर में इस तरीके से नहीं था या फिर ना कहाँ इस तरीके से भी होता है और सीखने भी मुझे मिला है। और मैं बेनती करता हूँ कि ये जो मलखांब कट्टा जो प्रोग्राम है, इसी तरीके से हर जिले में, हर जिले के प्रोत्साहित जो भी प्रशिक्षक हो या पदाधिकारी हो, उनसे कुछ वार्तालाप करके अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में या फिर जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप पूछ रहे हो सर। ये फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम है कि इतना अच्छा ये प्रोग्राम हो बिना किसी कोई अलग सब्जेक्ट के, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट वाइज। और आप क्या कर सकते हो, किस तरीके से करना चाहते हो अपने अपनी उमंग के साथ में सर, ये मुझे बहुत आनंदित हुआ है। बहुत 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 धन्यवाद। और गुरु महाराज करे इसी तरह से हमारे मलखांब की और ऐसे प्रेमियों का प्रेम बढ़ता रहे। और सर बस सर, आपको चर्चा सत्र कैसे लगा? आपको और कुछ सुझाव बताना है तो आप बता सकते हैं। जो आज का सेशन जो शुरू किया श्री पाल्डेश्वर व्यायामशाला से लेके महेश आचार्य सर, गणेश देवरुखकर सर, उनका अभिनंदन जो उन्होंने इतनी अच्छी शुरुआत की। इसमें सभी लोगों को जोड़ा, महाराष्ट्र के नहीं भारत के, और मुझे लगता है भारत के बाहर के भी लोग देखते होंगे आजकल, थोड़ा यूट्यूब चैनल वगैरह तो हर जगह फैलता है, तो अच्छी बात है। लॉकडाउन ने, कोरोना ने थोड़ा हमें परेशान किया और गणेश सर की जो अलग से जो थीम है तो सामने तो आई मलखांब की एक मिनट से, तो उन्होंने जो शुरू किए है
बहुत ही अच्छी बात है और अभी एक कंटिन्यू चलना चाहिए, मेरी ऐसी आशा है। आज हम जुड़े, बाकी और जुड़ेंगे, बाहर के भी जुड़ेंगे और बढ़ते रहना चाहिए मलकाम का। उसी में एक मलकाम के दृष्टिकोण से एक मेरा सुझाव था, मेरा पर्सनली सुझाव है, मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ थोड़ा। मैं चाहता हूँ जब स्टेट लेवल हो या नेशनल लेवल कंपटीशन हो, जब स्टेट लेवल में महाराष्ट्र में अलग अलग जिले के आके बच्चे आते हैं, मलकाम कंपटीशन के जगहों पे एक काउंसलिंग का जैसा कुछ तो भी एक टेबल रहना चाहिए, जहाँ पे हमारे महाराष्ट्र के प्लेयर है, कोचेस है या वरिष्ठ अधिकारी लोग हैं, उन्होंने उन बच्चों का थोड़ा काउंसलिंग करना है कि आपको क्या दिक्कतें आती है जब आते हैं। जैसे हमारे यहाँ से आते हैं, हर जगह से आते हैं अलग अलग, जैसे कि भी मुंबई उपनगर, मुंबई शहर, सातारा, पुणे, यहाँ के जो अच्छे कोचेस है, उन्होंने अगर इन बाकी जिलों के बच्चों को अगर मार्गदर्शन किया उस समय कि आपकी तुरंत उनको वहाँ पे अगर उनका के, तो हर मुझे लगता है संभव है कि तुरंत उनके बच्चों में परिवर्तन होगा और वो बच्चे सेट के लिए आगे आके और नेक्स्ट ईयर के लिए अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। उसी तरह ऊपर जो हमारे भारतीय मतलब MFI की जो कंपटीशन होती है, उसमें भी हर एक अलग राज्य के जो बच्चे आते हैं। अभी जो छत्तीसगढ़ है वो तो अभी आगे आ रहा है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र तो है ही, और साथ में जो बाकी आते हैं जो आसाम है, अलग अलग राज्य है जो आएंगे, तो उनके लिए भी इस तरह सेशन आपने रखा वहाँ पे अलग अलग टेबल पे कि आएंगे, उनको कोच बताएंगे कि आपकी ये गलती थी, आपको ये करना चाहिए था, थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान दिया, तो मुझे लगता है निश्चित ही बच्चों को बहुत उसका फायदा मिलने वाला है और अच्छे प्लेयर तैयार होंगे। विशाल सर, आपके लिए है कि आपको ये सेशन सत्र कैसे लगा और आपकी क्या राह है? मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पार्लेश्वर व्यायाम शाला, महेश अटाड़े सर जी, गणेश देवरुकर सर जी, और यहाँ जो मलकाम कट्टा पे अभी आए अनिल सर, जाट सर, और हमें क्वेश्चन पूछने वाले हितेश सर। हाँ, मलकाम कट्टा के बारे में क्या बताएं, जितना बोले उतना कम है। मलकाम कट्टा हम जब कंपटीशन पे सभी मिलते थे, कंपटीशन पे ही मिलते हैं और वो साल में एक ही बार मिलते थे, तभी हमारे विचारों की देवान घेवान हो जाती थी, विचार विनिमय होता था। लेकिन मलकाम कट्टा जब से चालू हुआ है, तब से हम हर हफ्ते हर एक तज्ञ का, हर एक प्रशिक्षक का, हर एक मलकाम से संबंधित व्यक्ति का मत जान रहे हैं, उनके विचार जान रहे हैं, उनके तरीके जान रहे हैं। हम भी देख रहे हैं, हम उनके तरीकों से अनुसार उनके तरीकों पर अमल कर रहे हैं और हमें पता चल रहा है कि कहीं कहीं पर हम कम पढ़ रहे हैं, वो हमारी कमियां भी पूरी हो रही है। मैं गणेश देवरुकर सर जी को बोलता हूँ कि यही लॉकडाउन पर आपने चालू किया है, लेकिन ये आगे भी चलता रहे और आगे भी इसके ऊपर और चर्चा सत्र होने चाहिए, जिससे मलकाम की उन्नति को और बढ़ावा मिल जाए, मलकाम के प्रसार को और बढ़ावा मिल जाए और ज्यादा से ज्यादा अच्छे खिलाड़ी महाराष्ट्र में तैयार हो जाए। धन्यवाद। थैंक यू विशाल सर। आज अपने तीनों अतिथि अमूल्य मेल देकर यहाँ पहुँच गए हमें मार्गदर्शन करने के लिए, इसलिए मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। श्री पार्लेश्वर व्यायाम मंदिर का ये उपक्रम मलकाम कट्टा, इसमें जो अपने सर है पराग अडवाणी सर, महेश सर और अपने कोच गणेश सर, इन्होंने बहुत सारा मार्गदर्शन किया और उन्होंने लॉकडाउन के दरमियान ये सब चीजें ऑनलाइन लेकर हमारे जो अन्य महाराष्ट्र के बच्चे उनके पास लेके आए, उसके लिए तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और मुझे आपने ये संधि दी यहाँ आने के लिए मलकाम कट्टा पे, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। नमस्ते।